क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शहर की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम भीड़ के बीच साधारण औरत बनकर निकले और उसी को एक पुलिस इंस्पेक्टर थप्पड़ मार दे, तो क्या होगा? क्या होगा जब वही डीएम अगले दिन अपने पूरे काफिले और वर्दी की चमक के साथ उसी थाने में पहुंचे और उन अफसरों को जनता के सामने घुटनों पर ला दें? यह कहानी सिर्फ एक महिला अफसर की नहीं है। यह कहानी है उस न्याय की जो जनता के सामने खुलकर खड़ा होता है। देखिए कैसे एक साधारण सा अपमान बदल गया पूरे जिले के लिए मिसाल में, और कैसे सत्ता का असली मतलब न्याय जनता की आंखों के सामने साबित हुआ। सुबह की धूप अभी तेज नहीं हुई थी। सड़क पर पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती नरम रोशनी में धूल के महीन कण धीमी हवा के साथ घूमते हुए उठते बैठते थे। फुटपाथ के किनारे किनारे नलियों से टपकता पानी पतली धार बनाकर आगे सरक रहा था। दुकानों के शटर आधे खुले थे, किसी में झाड़ू लग रही थी, कहीं दूर से चाय उबलने की तीखी सीटी सुनाई देती थी। इसी रोजमर्रा की हलचल में हल्के गुलाबी दुपट्टे से चेहरा ढंक के नीची निगाहों और साधारण चाल से चलती एक औरत ने सड़क किनारे उस छोटे से ठेले के पास कदम रोके जहां एक बुजुर्ग महिला चूल्हे पर तवा गरमा रही थी। दादी, 3 ऑमलेट बना दीजिए, वह औरत बोली, आवाज उतनी ही साफ जितनी किसी रोज की ग्राहक की होती है। दादी ने पलटकर देखा, आंखों में हल्की थकान और चेहरे पर वैसी मुस्कान जो सुबह के पहले ग्राहक के साथ आती है। अभी करती हूं बेटा। तवे पर तेल घूमा, पहली अंडे की खोल कड़कड़ कर टूटी। नमक की चुटकी, हरी मिर्च की बारीक कतरन और ऊपर से थोड़ी सी प्याज। तवे पर फैलते घोल से जो आवाज उठी वह इस गलियों की रोज की धुन का हिस्सा थी। आसपास 2-4 लोग और खड़े थे। एक स्कूल जाती लड़की अपने बैग को कंधे पर चढ़ाकर रुमाल से पसीना पोंछती, एक रिक्शा वाला सीट पर झुककर ब्रेक कसता और एक मजदूर अपने कंधे पर रस्सी का गुच्छा टांगकर ठेले पर रखे नींबू के पास से गुजरता। उस औरत ने, जिसकी कोई पहचान भीड़ में नहीं थी, हाथ में नोट के मोड़ ठीक किए, कलाई की घड़ी पर नजर डाली और फिर सड़क के उस पार नजर टिकाई जहां थाने की पुरानी इमारत की दीवार दिखती थी। ऐसा नहीं था कि उसे इस इमारत के दरवाजे, उसके भीतर के गलियारे, उसके कमरों की फाइलों की गंध का अंदाजा नहीं। उसे कुछ ज्यादा ही पता था। मगर आज वह यहां एक आम ग्राहक की तरह खड़ी थी। चेहरा शांत, चाल सामान्य, आंखें सजग। दादी ने पहला ऑमलेट प्लेट में सरकाया। लो, गरम गरम, थोड़ा नमक कम ज्यादा हो तो बोल देना। सब ठीक है, उसने मुस्कुराकर कहा। दूसरे भी बना दीजिए। उसने प्लेट हाथ में ली, किनारे की छोटी सी मेज पर खड़े होकर पहला कौर लिया। अंडे, नमक और हरी मिर्च का वह संतुलन जैसे पुराने दिनों की याद लेकर लौट आता है। हॉस्टल के बाहर लगे ठेले, सर्दियों की भाप और जेब में गिने चुने नोट। यह स्वाद उसे कई साल पहले की किसी सुबह में खींच ले जाता है, जब सपनों की कीमत बहुत ऊंची थी और जेबें हल्की। दादी ने दूसरा ऑमलेट तवे पर पलटा ही था कि सड़क पर अचानक मोटरसाइकिलों की गरजती हुई आवाज आई। 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 4 मोटरसाइकिलें। आगे आगे एक के टंकी पर लाल नीली पट्टी वाला स्टिकर, पीछे बैठे सिपाही के कंधे पर लटकती हुई लाठी। आसपास के लोग सहज ही किनारे हो गए। उस औरत ने सिर थोड़ा सा उठाया, पहचाना हुआ दृश्य, पहचानी हुई चाल। मोटरसाइकिलें ठेले के बिल्कुल पास आकर रुकीं। धूल उड़ी, तवा चटका और दादी के हाथ का आंदोलन एक पल को ठहर गया। आगे बैठा आदमी हेलमेट उतारते हुए बोला, कितने दिन से कह रहा हूं, महीने का हिसाब समय से दे दिया करो, हर बार चाहिए चाहिए कहकर पीछे भागना पड़ता है। आवाज में वह बेपरवाही थी जो आदत से आती है, ठंडा सा तिरस्कार, जैसे कोई नियम बता रहा हो। उसने काले चश्मे को माथे पर चढ़ाया, भौहें नीचे कीं और ठेले के ऊपर रखे कैश बॉक्स की ओर उंगलियों से इशारा किया। उसकी खाकी शर्ट पर टैग चमका, मोहित, और कंधे पर सितारे। दादी ने हथेलियां पोंछीं, तवे की आंच धीमी की और धीमे से बोली, साहब, पिछली बार भी पूरा दिया था। आज सुबह सुबह ग्राहकों का टाइम है, थोड़ा बाद में आ जाइए। मैं बाद में? मोहित हंसा, पर आंखों में हंसी नहीं थी। बाद में तो तुम होती नहीं, अभी निकालो। और सुनो, इस बार ऊपर का भी बढ़ाए, समझी? पास वाली दुकान, जहां लोहे के औजार टंगे थे, के मालिक ने अनदेखा करने का अभिनय किया। बगल से गुजरती लड़की ने कदम तेज कर लिए। रिक्शा वाला सीट पर और झुक गया।
दादी ने अपने पुराने बटुए की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर जैसे असहज होकर रुक गईं। साहब, अभी तो बस खुला है ठेला, 2 घंटे में दे दूंगी, घर से उधार लाकर। मोहित ने पलटकर अपने साथ खड़े सिपाही को देखा। सुनी तुमने बात? उधार? जैसे हम उधार पर चलाते हैं। और सुनो दादी, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं, लाइसेंस दिखाओ। दादी घबराहट में नीचे रखे पुराने लोहे के बक्से में कागज टटोलने लगीं। उंगलियों की कांप हल्के हल्के तवे की सीटी में घुल गई, और तभी वह औरत, जो अब तक चुपचाप प्लेट में ऑमलेट का कौर तोड़ती जा रही थी, 2 कदम आगे बढ़ी। उसने आवाज को ऐसे शांत रखा जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो। साहब, अभी सुबह सुबह ग्राहकों का वक्त है, आप चाहें तो आधे घंटे बाद आ जाइए, इनका काम रुक जाएगा तो। मोहित ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सूती कुर्ता, साधारण चप्पलें, हाथ में स्टील की प्लेट। उसकी हंसी इस बार खुलकर आई। तुम कौन हो? इनके वकील? ये ठेला सड़क घेर कर खड़ा है, नियम समझे? औरतों को बहुत बोलने की आदत हो गई है। औरत ने निगाहें सीधी रखीं। नियम सबके लिए होते हैं साहब, और नियम यही कहते हैं कि किसी की रोजी रोटी को इस तरह। वह वाक्य पूरा करती, इससे पहले मोहित का हाथ आगे बढ़ा। बहुत नियम याद हैं तुम्हें? उसने ठेले की तरफ झटका देकर कहा। ये सब हटाओ, अभी के अभी। दादी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। साहब, थोड़ा रहम, बस सुबह का टाइम है। रहम? मोहित की आवाज बदल गई। वह इतने पास झुका कि दादी पीछे हट गईं। रहम, हमने तुम्हें बहुत किया है। पैसा तैयार रखो, वरना ठेला उठेगा। तवे पर पका ऑमलेट किनारे सरक गया। दादी ने कांपते हुए बटुआ खोला। अंदर 200 के 3 पुराने नोट, कुछ सिक्के। साहब, अभी तो इतना ही है। मोहित के चेहरे पर एक ठंडी हंसी आई। इतना? हम खिलौना हैं क्या? उठाओ ठेला। उसने पीछे खड़े सिपाही की ओर इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े। एक ने ठेले की पल्ला पकड़ लिया, दूसरे ने बक्से को धक्का दिया। तवे के नीचे से आग की लौ बेकाबू होकर निकल आई। प्लेट फिसली, अंडे का घोल सड़क पर फैल गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि आसपास की हवा जैसे जाम हो गई। उस औरत के हाथ की नसें तन गईं, मगर चेहरे पर वह वही काल्म बचाए रही जो वर्षों की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उसने प्लेट को फुटपाथ के कोने पर रखा, दादी के सामने हल्के से खड़ी हुई और साफ आवाज में बोली, 1 मिनट। आप लोग सरकार हैं, गुंडे नहीं। जो वसूली है वह कानूनी नहीं है। इस वक्त ठेला उठाना गलत है। रसीद दिखाइए, आदेश दिखाइए। किस धारा में? मोहित ने दाईं हथेली को धीरे धीरे हवा में उठाया, जैसे मच्छर उड़ाने को करता हो। अगला क्षण तेज था, साफ था। हथेली ने हवा को चीरते हुए उस औरत के गाल पर प्रहार किया। आवाज सूखी थी, मगर आसपास खड़े हर आदमी के कान तक साफ पहुंची। ज्यादा दिमाग न दिखाओ, वह दांत भींचकर बोला। चलो हटो यहां से। और तुम, उसने दादी की ओर उंगली तानी, जो कहां है अब वहीं होगा। एक पल को वक्त ठहर गया। उस औरत ने चेहरा घुमाया नहीं। गाल पर उभरती जलन को उसने सिर्फ अपनी सांस में समेट लिया। उसके दुपट्टे का किनारा हवा में हल्का सा फड़फड़ाया और फिर कंधे पर सिमट गया। आंखों में न क्रोध फूटा, न चीख, बस एक बेहद शांत ठोस सी रेखा उसके होंठों पर आकर टिक गई, जैसे किसी ने भीतर कहीं एक फैसला दर्ज कर दिया हो। दादी चिल्ला उठी, माता, तुम क्यों बोल पड़ी? अपने गले पड़वा लिया। और फिर उसी क्षण किसी ने दादी को धक्का दिया, या संतुलन बिगड़ा। वे पीछे की ओर लड़खड़ा गईं। मोहित ने झुंझलाकर कहा, ड्रामा बंद करो, पैसा निकालो। और तुम? उसने फिर उस औरत को घूरा, किसी और का भला करने आई हो, अपना घर देखो, समझी? आसपास खड़े लोगों में से एक युवक, जिसकी मोटरसाइकिल बगल में खड़ी थी, ने मोबाइल को जेब में धकेल दिया, जैसे यह जताना चाहता हो कि वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा। दुकान के भीतर खड़ा हलवाई पराठे पलटते हुए बाहर झांकता रहा, पर आवाज नहीं निकाली। एक छोटे बच्चे ने, जो अपनी मां का हाथ पकड़े खड़ा था, धीरे से पूछा, मां, पुलिस वाले अच्छे होते हैं ना? मां ने उसकी उंगलियों पर पकड़ कसते हुए कहा, चलो, स्कूल देर हो रही है। और वे दोनों तेजी से वहां से हट गए। सिपाहियों ने ठेले को उठाने के लिए हाथ जमाए। तवे का तेल सड़क पर टपका, जलती लौ हवा के झोंके से बुझ गई। उस औरत ने एक लंबी सम पर सांस ली और बहुत धीमी आवाज में, जिसे सिर्फ दादी और पास खड़े 2 लोग सुन पाए, कहा,
आप हाथ पीछे कर लीजिए दादी, अभी कुछ मत बोलिए। मोहित ने जैसे इस ठहराव को काटना चाहा। उसने सिपाहियों को इशारा किया, उठाओ, थाने में जमा होगा। औरतों का भावुक नाटक बहुत देख लिया। फिर वह उस औरत के करीब आया, इतने करीब कि उसके कंधे पर दुपट्टे का किनारा उसकी आस्तीन से छू गया। और तुम, आइंदा किसी सरकारी काम में टांग अड़ाई तो ठीक नहीं होगा। उसने यह वाक्य इतना धीमे कहा कि केवल वहीं मौजूद हवा ने उसे सुना। उस औरत के भीतर, जहां चेहरे के पीछे एक दूसरी दुनिया रहती है, कुछ बेहद पुराना, बेहद अभ्यास वाला हिस्सा जाग चुका था। उसने एक एक चीज नोटिस कर ली। मोहित की कलाई पर घड़ी का ब्रांड, जूते पर दबा हुआ सूखा कीचड़, वर्दी के कॉलर का हल्का सा उधड़ना, उसके साथ आए सिपाहियों में से एक की आंखों के नीचे की हल्की सूजन, शायद रात भर ड्यूटी, और सबसे अहम, उस आवाज का टोन जो आदेश नहीं, आदत बोलती है। दादी ने फर्श से फिसला हुआ बटुआ उठाया, आंखों में पानी भरा और कांपते हुए मोहित की तरफ नोट बढ़ाए। इतना ही है साहब, घर पर छोटा पोता बीमार है, दवा के लिए। हमें तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। मोहित ने नोट छीन लिए, आधे को जेब में ठूंसा, आधे सिपाही को थमा दिए। और सुनो, शाम तक बाकी पहुंचा देना, नहीं तो ठेला सीधा नीलामी में जाएगा। यह कहते हुए उसने ठेले के एक पटरे पर लात मारी। पटरा अंदर की ओर धंस गया, बर्तनों का टकराना ऐसी आवाज बन गया जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। दादी एकदम से बैठ गईं, दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ा और धीरे से सिसकी बाहर निकल गईं। उस औरत का हाथ अपने आप आगे बढ़ा, जैसे प्रतिक्रिया शरीर ने पहले से तय कर रखी हो, लेकिन उसने उसे वहीं रोक लिया। वह आगे बढ़ी, दादी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे बोली, अभी कुछ मत बोलिए, खड़े हो जाइए, मैं हूं। मोहित ने यह दृश्य देखा और हंसा। हीरोइन बन रही हो? चलो हटो, अभी बहुत काम है। औरत की आंखें अब बिल्कुल स्थिर थीं। काम? उसने पूछा। किस काम का आदेश लिखा है आपके पास? रसीद, नोटिस, कोई पंचायत की अनुमति? सड़क पर कब्जा हटाने का अधिकार आप लेते हैं, पर क्या समय का भी कोई नियम नहीं? हमसे नियम सीखोगी? उसने 2 कदम और बढ़कर एक और थप्पड़ जड़ दिया। इस बार आसपास खड़े 2-4 लोग एकदम से हिले। किसी ने शर्ट का बटन खोसा, किसी ने चश्मा ठीक किया, जैसे शरीर ने यह तय किया कि देखा है, बस देखा है, उससे आगे नहीं बढ़ना। दूसरे थप्पड़ के बाद भी वह औरत नहीं चीखी। उसने गर्दन सीधी रखी, सांस भीतर खींची और चेहरा यूं स्थिर किया जैसे किसी कैमरे के सामने खड़ी हो। पर यह कैमरा उसके भीतर था, जो पलक झपकते सारे दृश्य रिकॉर्ड कर रहा था। समय, स्थान, उपस्थित लोग, शब्द, आवाज, हर चीज। किसी दूर से आती सायरन की मध्यम आवाज क्षण भर को सुनाई दी और फिर खो गई। शायद एम्बुलेंस कहीं मुड़ी होगी। सड़क पर वही धूप, वही धूल, वही उदास सुबह। मगर इस एक चौराहे पर, इस छोटे से ठेले के सामने, किसी के भीतर एक पहिया घूम चुका था। दादी ने आंसू पोंछे अपने बिखरे हुए बर्तनों को समेटना शुरू किया। वह औरत एक पल के लिए एकदम शांत खड़ी रही। फिर उसने झुककर तवे को ठीक किया, गैस की नॉब बंद की और वह आधा पका ऑमलेट, जो अब सख्त हो चुका था, प्लेट से उठाकर किनारे कर दिया। यह ठंडा हो गया। उसने बहुत सामान्य सी आवाज में कहा, दादी, इसे मत खाना, मैं नया खरीद दूंगी। मोहित ने जैसे उसकी बात को हवा समझा। चलो, यहां तमाशा खत्म, सब हटो। उसने हाथ उठाकर भीड़ को इशारा किया, जिस भीड़ के पास वैसे भी कोई इरादा नहीं था कि वह आगे बढ़े। लोग वैसे ही पिघलते जाते पानी की तरह किनारे किनारे सरकने लगे। किसी ने अपने मन में ठीक नहीं हुआ लिखा, किसी ने क्या कर सकते हैं का गठरी बांधी और अपने अपने रास्ते बढ़ गए। उस औरत ने, जो अब भी स्थिर थी, दादी के पास घुटने टेक कर 2-4 बिखरे नोट समेटे, उन्हें दादी की हथेली में रख दिया। रख लीजिए, अभी के लिए बस इतना, बाकी बात मैं देखूंगी। दादी ने उसकी ओर देखा, आश्चर्य और भय के बीच कहीं। तुम कौन हो बेटी? उसने हल्की सी मुस्कान दी। कोई नहीं, बस आपकी ग्राहक, और शायद किसी और की जिम्मेदारी। यह कहकर वह खड़ी हुई। चेहरा अभी भी ढंका था, मगर अब ढंके होने और छुपे होने में फर्क था। ढंका चेहरा लोगों को गलत फहमी में रखता है, छुपा हुआ चेहरा सही वक्त के इंतजार में रहता है। उसने अपनी कलाई की घड़ी पर फिर नजर डाली। सुइयां धीरे धीरे अपनी नियत चाल से आगे बढ़ रही थीं।
जैसे किसी तय समय की ओर। मोहित ने जेब में ठूंसे नोटों को हथेली में उलट पलट कर देखा, फिर सिपाहियों से बोला, चलिए, आगे भी 2-3 ठेले हैं, आज सबक देना है। एक बार जो आवाज उठाए फिर आवाज न बचे। उस औरत की आंखें क्षण भर को सख्त हो गईं। यह वाक्य, सबक देना, उसने कई मीटिंगों में, कई फाइलों में, कई अनौपचारिक वार्ताओं में अलग अलग अर्थों में सुना था, मगर यहां जो सबक दिया जा रहा था वह कानून की किताब में कहीं नहीं था। मोटरसाइकिलें फिर गरजीं। इस बार वे आगे बढ़ती रहीं, पर पीछे छोड़ गईं। तवे पर फैले अंडे की गंध, पेट्रोल की तीखी भाप और उस औरत के गाल पर उभरती लाल आभा, जिसे उसने अपनी उंगलियों की पोरों से नहीं, अपने मन की मुट्ठी से थाम रखा था। दादी ने धीमे से कहा, बेटी, तूने क्यों बोला? ये लोगों को छोड़ते नहीं। उसने उनकी आंखों में सीधा देखकर कहा, किसी को तो बोलना होगा, और जो बोलता है उसे छोड़ने वाला भी कोई होना चाहिए, नहीं तो शहर शहर नहीं, बाजार नहीं, बस डर का मैदान रह जाएगा। दादी इस जवाब का अर्थ पूरी तरह न समझ पाईं, मगर आवाज का भरोसा उन्होंने सुन लिया। उन्होंने सिर हिलाया, आज तो ठेला भी टूट गया। उनकी आवाज में दहशत और टूटन दोनों साथ थे। घर कैसे चलेगा? उसने ठेले के पटरे को हाथ से दबाकर देखा, फिर अपने दुपट्टे के किनारे से धूल पोंछी। अभी इसे ठीक करवाते हैं, आप बैठिए, पानी पीजिए। उसने पास की दुकान से एक बोतल ली, पैसे काउंटर पर रखे और दादी को पकड़ा दिए। भीड़ अब कम थी। सड़क पर धूप थोड़ा सा आगे बढ़ आई थी। जीवन की चाल वैसी ही थी। स्कूल की घंटी बजनी थी, दूध वाला अगले गली में जाना था, बैंक की कतार भरनी थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि इस सामान्य सुबह ने किसी के भीतर क्या तय कर दिया है। वह औरत, जिसे शहर कागजों में जिला मजिस्ट्रेट ज्योति मौर्य के नाम से जानता है, ने अपने दुपट्टे का पिन ठीक किया, प्लेट उठाई और आखिरी बार तवे पर बचे चिकनाई की चमक को ऐसे देखा जैसे किसी नक्शे की आखिरी रेखा पर उंगली फिरा रही हो। उसके चेहरे पर एकदम शांति थी, वह शांति जो आंधी से ठीक पहले धरती पर उतरती है। उसने जेब से रुपये निकालकर दादी के बटुए में रख दिए। जितना ऑमलेट का दाम था उससे कहीं ज्यादा। ये ज्यादा है, दादी ने कहा। आज का गिरा हुआ, टूटा हुआ और आपका समय। उसने सीधी आंखों से कहा, सबका दाम होता है। दादी के होंठ कांपे। भगवान तुम्हारा भला करे। वह मुस्कुराई नहीं, सिर्फ सिर हिलाया, हल्का सा। अभी नहीं दादी, भला तब होगा जब कोई भी आपकी तरह हाथ जोड़कर खड़ा होने को मजबूर ना हो, जब नियम सच में नियम बने। उसने प्लेट वापस दी, हाथ धोए और 2 कदम पीछे हटकर उस जगह को देखा जहां अभी अभी एक छोटा सा अन्याय एक बड़ी आदत की तरह घटित हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे चलते हुए उस थाने की ओर एक नजर डाली। वही पुरानी इमारत, वही घिसे हुए सीढ़ियां, वही खिड़कियों पर लगे लोहे के जाल। दूर से देखने पर सब सामान्य लगता है, पास जाने पर पता चलता है कि दीवारें कितनी नम हैं। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर समय देखा, कुछ टाइप किया, फिर उसे वापस दुपट्टे के भीतर सहेज लिया। कदम उसने वैसे ही सामान्य रखे जैसे किसी रोज की औरत बाजार से घर लौटती है। न जल्दी, न ठहराव, पर हर कदम के नीचे एक निर्णय था। पीछे दादी अपने बर्तन समेटने लगी। सामने से गुजरते एक आदमी ने, जिसने अभी अभी यह सब देखा था, दादी की ओर सहानुभूति से देखा, फिर आंखें झुका लीं। वह औरत यह सब देखती सुनती हुई सड़क से आगे बढ़ गई, भीड़ में घुली हुई, फिर भी अलग। धूप अब तेज हो रही थी। पेड़ों की छाया सड़क पर छोटे छोटे खानों में बंट गई थी। इस शहर की हर सुबह में बहुत कुछ बेआवाज होता रहता है। लोगों की हड़बड़ी, दुकानों की धूल, घंटियों की टनटन, मन की थकान। पर आज, इस सुबह, एक थप्पड़ की सूखी आवाज, एक ठेले के टूटने की खनक और एक औरत की सांस की स्थिरता, ये तीनों मिलकर किसी अदृश्य जगह पर दर्ज हो गए थे। और इसी दर्जगी के भीतर उस औरत के मन ने एक वाक्य बिना आवाज कह दिया, कठोर, साफ और अपरिवर्तनीय, बस, अब बस। वह मुड़ी, एक आखिरी बार पीछे देखा। दादी अभी भी प्लेटें धो रही थीं, तवे पर उसकी लगाई हुई आखिरी थपकी की चिपचिपाहट चमक रही थी और सड़क अपने रोज के शोर में लौट चुकी थी। फिर वह अपनी चाल में वही सादगी लेकर आगे बढ़ गई। चेहरा अभी भी ढंका था, पर अब वह ढकाव सिर्फ रूप का नहीं था,
रणनीति का था। भीड़ खामोश रही थी, जैसे हर चेहरा अपने भीतर किसी बहाने की किताब खोले बैठा हो। मगर उस खामोशी में एक ठंडी, धीरे धीरे फैलती हुई ज्वाला उठ चुकी थी, ज्योति मौर्य के भीतर। वह ज्वाला चीखती नहीं, उफनती नहीं, वह बस जलती है, धीरज से, अनुशासन से, अपने समय की प्रतीक्षा में। अगले मोड़ तक पहुंचते पहुंचते उसके कदमों की ध्वनि उसी ज्वाला का लय बन चुकी थी। शहर को पता भी नहीं था कि उसकी सुबह की यह साधारण सी घटना शाम तक किस रूप में लौट कर आएगी। बस यहीं, इस क्षण, वह भीतर अपने आप से बहुत साफ स्वर में कह चुकी थी, आज का अपमान एक दस्तावेज बनेगा, और दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। सुबह की हवा में अभी भी रात की ठंडक बाकी थी, लेकिन ज्योति मौर्य के मन में पिछली सुबह का थप्पड़ और अपमान धधकती आग की तरह जल रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार मामला यूं ही छोड़ना नहीं है। हल्के लाल सलवार सूट में, सिर पर साधारण सा दुपट्टा ओढ़े, वह थाने के बड़े गेट से भीतर कदम रखती हैं। थाने की इमारत पुरानी थी, ऊपर दीवारों पर उखड़ा हुआ चूना, बरामदे में रखी टूटी कुर्सियां और भीतर से आती बीड़ी की गंध। बड़े से हाल में सिपाही आराम से बैठे थे। कोई फाइल के ऊपर सिर टिकाकर ऊंघ रहा था, कोई पत्ते खेल रहा था, और दो जवान आपस में हंसते हुए मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। ज्योति सीधे डेस्क पर पहुंची। वहां हवलदार आराम से पंखा झल रहा था। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, क्या चाहिए? ज्योति ने सीधी आवाज में कहा, मैं इंस्पेक्टर मोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूं। कल सुबह उसने सड़क पर एक गरीब महिला से जबरन वसूली की, ठेला तोड़ा और मुझे भी मारा। हवलदार पहले तो चौंका, फिर हंसी दबाते हुए बोला, तुम्हें पता है किसके खिलाफ शिकायत लिखवाने आई हो? मोहित साहब हमारे हीरो हैं, अभी खुद आ जाएंगे, सामने बोल देना ये सब। ज्योति का चेहरा शांत था। मुझे सामने ही बोलना है। इतने में सीढ़ियों से नीचे उतरते जूतों की भारी आवाज गूंजी। चौड़े कंधे, मूंछों पर ताव देता हुआ एएसपी विक्रम सिंह बरामदे में आया। उसके पीछे दो सिपाही फाइलें लिए भागते हुए आए। पूरा थाना जैसे अचानक सतर्क हो गया। जो सिपाही खेल रहे थे उन्होंने पत्ते समेट दिए, जो ऊंघ रहे थे वे सीधा बैठ गए। विक्रम ने नजरें घुमाईं और सीधा ज्योति की तरफ देखा। क्या मामला है? उसकी आवाज में वही अकड़ थी जो बरसों की कुर्सी और वर्दी से चढ़ जाती है। हवलदार ने मुस्कुराकर कहा, साहब, ये महिला शिकायत लिखवाने आई है मोहित साहब के खिलाफ। कहती हैं कि कल वसूली की और ठेला तोड़ा। विक्रम ने ठहाका लगाया, मोहित और वसूली? अरे, ये तो शहर का सबसे ईमानदार अफसर है, और तुम जैसी औरतें बस बखेड़ा करने आती हो। ज्योति ने सीधी निगाहें मिलाईं। अगर ईमानदारी का मतलब गरीब से ठेला तोड़ना और औरत को थप्पड़ मारना है, तो फिर कानून का कोई मूल्य नहीं। विक्रम का चेहरा तमतमा गया। वह दो कदम आगे बढ़ा और जोर से ज्योति को धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरीं और जमीन पर बैठ गईं। पूरा थाना हंसी से गूंज उठा। अरे देखो, महिला तो हीरोइन बनने आई थी, अब जमीन पर बैठी है। एक सिपाही ने ताली बजाकर कहा। दूसरे ने कहा, अभी शिकायत लिखवाने आई थी, अब खुद इलाज करवाने जाएगी। ज्योति ने धीरे धीरे उठकर अपनी सलवार झाड़ी। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तूफान था। उन्होंने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, आप लोग सोच रहे हैं कि यह अपमान है, लेकिन याद रखिए, यह आपकी औकात का आईना बनेगा। समय बदलेगा और तब यह हंसी आपके ही चेहरे पर कालिख बनेगी। सारे हंसते हुए चेहरे एक पल को ठिठक गए, मगर अगले ही क्षण फिर ठाका गूंजा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, जा बहन, घर जा, हमें कानून मत सिखा। यह थाना है, तेरे बाप का घर नहीं। ज्योति ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ। कल तक यह तुम्हारा थाना था, पर बहुत जल्द यह तुम्हारे लिए जेल बनेगा। इतना कहकर वह सीधी बाहर निकल गईं। थाने में एक पल को सन्नाटा छाया, फिर पीछे से फिर वही हंसी फूट पड़ी। लेकिन उस हंसी में अब हल्की सी घबराहट छिपी हुई थी, क्योंकि जिस औरत को उन्होंने धक्का दिया था उसके कदमों की चाल में कोई साधारणपन नहीं था। बाहर सड़क पर धूप तेज हो चुकी थी। ज्योति ने अपने दुपट्टे को कसकर कंधे पर डाला और मन में प्रण कर लिया, अब इन सबको उनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। उस शाम जब ज्योति मौर्य अपने घर लौटीं,
तो दरवाजा बंद करते ही बाहर की हलचल से बिल्कुल अलग सन्नाटा भीतर उनका इंतजार कर रहा था। दीवारों पर टंगे कैलेंडर की तारीखें, अलमारी पर रखे सरकारी कागज, टेबल पर खुली फाइलें, सब जैसे उन्हें ताक रहे थे। वह धीरे धीरे चलकर कमरे के बीचों बीच आईं, कुर्सी पर बैठीं और आंखें बंद कर लीं। गाल पर अभी भी धक्का और थप्पड़ की जलन बाकी थी। मन में कई बार वही दृश्य घूम जाता, मोहित का हाथ उठना, दादी का गिरा हुआ ठेला, विक्रम का घमंड भरा धक्का और पूरे थाने का हंसना। यह हंसी सबसे गहरी चोट थी। एक महिला अफसर होते हुए भी उन्होंने अपमान सहा था, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। वह साधारण महिला बनकर गई थीं और साधारण महिला की तरह ही उन्हें ठुकरा दिया गया। पर यही तो उन्होंने चाहा था, सिस्टम का असली चेहरा देखना। और आज उन्होंने सब देख लिया। कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ रहे थे। गरीबों की रक्षा करने वाले ही उनकी रोजी रोटी छीन रहे थे। और जनता जनता बस तमाशबीन बनी रही। उन्होंने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और धीरे से पिया। ठंडा पानी जैसे भीतर की आग को थोड़ी देर के लिए शांत कर गया, मगर यह शांति वैसी थी जैसे तूफान से पहले का ठहराव। रात गहरी होती चली गई। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं। कहीं कहीं से गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स खिड़की पर चमक जातीं। ज्योति ने लाइट बंद कर दी और कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे में उन्हें साफ साफ अपने बचपन की यादें दिखने लगीं। कैसे उनके पिता ने हमेशा सिखाया था कि न्याय से बड़ा कुछ नहीं होता। कैसे मां ने कहा था कि दूसरों का दर्द महसूस करने वाला ही सच्चा इंसान बनता है। उन्हें अपनी पढ़ाई के दिन याद आए, जब उन्होंने पहली बार यह सपना देखा था कि एक दिन वर्दी पहनकर वह बदलाव लाएंगी। आज वही वर्दी उनके पास थी, लेकिन लोग उसे भूल चुके थे। उन्होंने बिस्तर पर सिर टिकाया, लेकिन नींद दूर थी। उनके कानों में बार बार वही वाक्य गूंजता, ये थाना है, तेरे बाप का घर नहीं। उन्होंने आंखें खोलीं और धीरे धीरे उठ बैठीं। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न दर्द, सिर्फ ठंडा संकल्प। उन्होंने एक फाइल निकाली, उसमें कल की सुबह का नोट लिखा, थाना निरीक्षण। समय सुबह 8 बजे। कल का सूरज सिर्फ एक नई सुबह नहीं होगा, बल्कि एक सबक होगा। मोहित और विक्रम को समझना होगा कि कानून की कुर्सी खिलौना नहीं है, और जनता को देखना होगा कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, सड़क पर भी उतरता है। घड़ी ने 12 बजाए। बाहर हवा तेज हो चली थी, पर घर के भीतर गहरा सन्नाटा था। उस सन्नाटे में सिर्फ एक संकल्प जल रहा था, अब यह अपमान अधूरा नहीं रहेगा, यह जवाब बनेगा, और वह जवाब ऐसा होगा जिसे पूरा शहर देखेगा। सुबह अभी ढंग से निकली भी नहीं थी, लेकिन पूरे शहर में एक अलग हलचल थी। थाने की ओर जाने वाली सड़क पर अचानक सायरनों की आवाज गूंज उठी। लोग चौंक कर खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगे। सामने से सफेद चमकती गाड़ियां, ऊपर लहराते हुए लाल नीले झंडे, और उनके बीच आधिकारिक काफिला बढ़ता चला आ रहा था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। लगता है डीएम मैडम आ रही हैं, सीधा थाने की तरफ क्यों? दुकानदार अपने शटर आधे ही छोड़कर सड़क किनारे खड़े हो गए। दूध वाले ने अपनी साइकिल रोक दी। रिक्शा वाले ने पैडल पर पैर जमा दिया। सबकी निगाहें उस काफिले पर टिक गईं। थाने के गेट पर सिपाही हमेशा की तरह सुस्त खड़े थे, लेकिन जैसे ही सामने डीएम की गाड़ी रुकी, उनके हाथों से लाठियां डीली पड़ गईं। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरी डीएम ज्योति मौर्य। वह कल वाली साधारण महिला नहीं थी। आज उनकी चाल में वही तेजी थी जो कुर्सी का हकदार इंसान लेकर चलता है। कंधे पर दुपट्टा नहीं, बल्कि सरकारी वर्दी की सख्ती थी। उनकी आंखों में नींद की थकान नहीं, बल्कि आदेश की ठंडक थी। थाने का बरामदा अचानक शांत हो गया। जो सिपाही कल हंस रहे थे, आज मूर्तियों की तरह जमे खड़े हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई नजरें मिलाने की। एएसपी विक्रम सिंह कमरे के भीतर फाइल पलट रहा था। अचानक किसी ने दौड़कर बताया, साहब, डीएम मैडम आ गई हैं। विक्रम ने पहले तो हंसी उड़ाई, अरे, आ ही गई होंगी किसी निरीक्षण पर, हम कौन सा गलत हैं। लेकिन जब बाहर कदम रखा और सामने वर्दी में खड़ी ज्योति को देखा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय इंस्पेक्टर मोहित सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें ज्योति पर पड़ीं और उसके होठों की हंसी वहीं जम गई।
अभी तक उसकी अकड़ इंटैक्ट थी, लेकिन डीएम को सामने देखकर उसके पैरों में हल्की सी डील पड़ गई। ज्योति बिना कुछ बोले थाने के मुख्य हाल में दाखिल हुई। उनकी एंट्री इतनी भारी थी कि जैसे हर दीवार अचानक खड़ी हो गई हो। सन्नाटा इतना गहरा कि पंखे की चरमराहट भी साफ सुनाई देने लगी। उन्होंने इशारे से सिपाहियों को लाइन में खड़ा किया। कल सुबह किसने बुजुर्ग महिला का ठेला तोड़ा था? उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर कान में हथौड़े की तरह लगी। मोहित ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। ज्योति ने सीधी आंखों में देखा। तुम थे? मोहित ने धीमे से सिर झुका दिया। फिर उन्होंने विक्रम की ओर देखा। और तुमने कल थाने में महिला को धक्का दिया था? विक्रम की सांस तेज हो गई। उसने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन आसपास खड़े दर्जनों सिपाहियों के बीच उसकी आवाज दब गई। पूरा थाना खामोश था। हर जवान को लग रहा था कि अगर उन्होंने सांस भी ली तो वह आवाज इस सन्नाटे को तोड़ देगी और शायद उन पर भी गाज गिर पड़े। उस पल थाने की दीवारों ने देखा कि कल तक जिनके चेहरे पर हंसी थी, आज वही लोग खड़े खड़े पसीने से भीग रहे थे। ज्योति ने धीरे से कहा, कल तुम लोगों ने समझा कि यह कोई साधारण औरत है, लेकिन आज समझ लो, यह जिला तुम्हारे जैसा नहीं है। यहां कानून किताबों में नहीं, हकीकत में चलता है। भीड़ के बीच खड़े कुछ नए सिपाहियों की आंखें चमक उठीं। शायद पहली बार उन्होंने देखा कि कानून की कुर्सी सच में गरीबों का साथ देती है। और मोहित विक्रम, उनके लिए यह सुबह एक सपने की तरह थी। सपना जिसमें उनकी वर्दी अचानक बोझ बन चुकी थी और उनके भीतर की अकड़ धीरे धीरे टूट रही थी। थाने के भीतर जो सन्नाटा पसरा हुआ था, वह अब धीरे धीरे पूरे शहर की सड़कों पर फैलने लगा। डीएम ज्योति मौर्य ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उनकी आंखों में वही ठंडा धैर्य था जो अपराधी को उसकी औकात दिखाने से पहले चाहिए होता है। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और आदेश दिया, मोहित और विक्रम की वर्दी उतरवाओ। यह सुनते ही पूरे थाने में जैसे बिजली दौड़ गई। कल तक जो इंस्पेक्टर और ईएसपी अकड़कर चलते थे, आज उनकी वर्दी उनके शरीर पर बोझ की तरह लगने लगी। सिपाही कुछ पल झिझके, पर डीएम की आंखों में झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आदेश दोबारा गूंजा। मैंने कहा, वर्दी उतारो। अनमने ढंग से मोहित ने पहले अपनी कैप उतारी, फिर बटन खोलने लगा। विक्रम ने गुस्से और डर के बीच हाथ कांपते हुए अपनी बेल्ट खोली। सिपाहियों की निगाहें जमीन पर थीं, लेकिन उनके कान हर आवाज को दर्ज कर रहे थे। जूतों की ठक-ठक, बेल्ट के खुलने की खनक और भीड़ में दबी हंसी सब सुनाई दे रहा था। ज्योति ने ठंडी आवाज में कहा, इनके अपराध जनता ने देखे हैं और इनकी सजा भी जनता के सामने ही होगी। फिर उन्होंने सफेद गंजी और हाफ पैंट मंगवाए। दोनों अफसरों को मजबूरन वहीं पहनना पड़ा। उनकी आंखों से अकड़ गायब थी, चेहरों पर शर्म और घबराहट थी। थाने के गेट के बाहर पहले से भीड़ जुट चुकी थी। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। डीएम मैडम ने मोहित और विक्रम को पकड़ लिया है। लोग भागते भागते आए। दुकानदार अपने ठेले छोड़कर खड़े हो गए। बच्चे तक भी खिड़कियों से झांकने लगे। भीड़ को चीरते हुए जब मोहित और विक्रम बाहर लाए गए, तो पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। वे दोनों आगे आगे दौड़ रहे थे और पीछे पीछे डीएम का काफिला चल रहा था। किसी ने आवाज लगाई, यही हैं वो जिन्होंने कल दादी का ठेला तोड़ा था। भीड़ में से दूसरी आवाज आई, यही हैं वो जिन्होंने महिला पर हाथ उठाया था। लोग तालियां बजाने लगे। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, अब देखो वर्दी का नशा कैसे उतरता है। बाजार की गलियों में यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। महिलाएं अपने दरवाजों से निकलकर देख रही थीं, बच्चे हंसते हुए इशारा कर रहे थे और बूढ़े लोगों की आंखों में संतोष की चमक थी। मोहित और विक्रम हांफते हुए दौड़ रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी, लेकिन पीछे से आती जनता की जयकार उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। ज्योति मौर्य जिंदाबाद, न्याय की जय हो। हर गली में, हर नुक्कड़ पर यह आवाज गूंज रही थी। दादी, जिनका ठेला टूटा था, भीड़ के बीच खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, आज न्याय मिला है। उस दिन पूरा शहर यह सबक सीख रहा था कि सत्ता का मतलब डराना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना होता है। बाजार की गलियों में गूंजती तालियों और जयकारों के बीच
डीएम ज्योति मौर्य ने अपने कदम थाम लिए। उन्होंने इशारे से भीड़ को शांत किया। धीरे धीरे शोर थमा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब हर आंख उनकी ओर टिकी थी। ज्योति ने एक गहरी सांस ली और ठंडी मगर साफ आवाज में बोली, कल तक तुम सब चुप थे। जब एक गरीब दादी का ठेला तोड़ा गया, जब एक औरत को सड़क पर थप्पड़ मारा गया, तब तुम सब खामोश रहे। लेकिन याद रखो, अगर जनता खामोश रहेगी तो अपराधी ताकतवर होते जाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह पुलिस की वर्दी पहने या नेता की कुर्सी पर बैठे। भीड़ के बीच से आवाज आई, सही कह रही हैं मैडम, किसी और ने कहा। अब हमें भी चुप नहीं रहना चाहिए। ज्योति ने दादी की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि राहत और खुशी थी। दादी ने कांपते हाथों से अपने सिर को छुआ और आशीर्वाद देते हुए बोलीं, बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आज तूने गरीब का सिर ऊंचा कर दिया। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। बच्चे कंधों पर चढ़कर देख रहे थे और महिलाएं जयकारे लगा रही थीं। पूरा शहर जैसे जाग गया हो। ज्योति ने आगे कहा, अगर कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला, कोई नेता गरीब पर जुल्म करेगा तो उसका यही हश्र होगा। सत्ता सेवा के लिए होती है, दबाने के लिए नहीं। याद रखो, कानून की आंखें बंद नहीं हैं। आज जो हुआ वह सिर्फ मिसाल है। यह मिसाल आने वाले हर अपराधी को रास्ता दिखाएगी। उनकी बात खत्म होते ही भीड़ जोरदार नारों से गूंज उठी। डीएम ज्योति मौर्य जिंदाबाद, न्याय की जय हो। दादी भीड़ को चीरकर ज्योति के पैरों के पास आ गईं। आंसुओं से भीगी आंखों से बोलीं, आज मुझे लगा कि अभी भी इंसाफ जिंदा है। ज्योति ने उन्हें उठाकर सीने से लगाया। इंसाफ हमेशा जिंदा रहेगा, जब तक लोग अपने हक के लिए खड़े रहेंगे। उस पल पूरा जिला देख रहा था कि न्याय कैसा दिखता है। सत्ता का डर टूट चुका था और जनता का विश्वास लौट आया था। बाजार की वही गलियां, जहां कल अपमान और खामोशी बसी थी, आज जयकारों और उम्मीद से भर चुकी थीं। लोग अब जानते थे, सत्ता का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए।